कष्ट एक ये है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के राज्यकाल में जी अगर एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि मैं मूछ नृत्य के जरिए कहीं पर कुछ मिल गया, कहीं पर कुछ मिल गया। और सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो गंगा स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे एड्स हो, पोलियो हो, आयुष्मान हो या कोरोना जैसे बीमारी हो, कोई भी तरह के अगर उनका निर्देश निकलता है प्रशासन शासन की तरफ से, तो मैं उस चीज़ को एक परिधान के रूप में, जो अभी आपको मैंने दिखाया, परिधान के रूप में मैं पहन के शहर के किनारे, गंगा को प्रदूषण से बचाना है तो गंगा के किनारे घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। और उसी जागरूक करने से, क्योंकि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो आज के तनाव भरी ज़िंदगी में लोगों के अंदर हंसी ख़त्म हो गई है। ख़त्म, बिल्कुल। तो जब मैं शहर में कहीं भी अपने स्कूटर के माध्यम से, रंग बिरंगी स्कूटर है, या अपने परिधान पहन के निकलता हूँ, तो जब लोग हमको देख के हंसते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 मिनट हंसा। लेकिन ये आज 3 साल से कलाकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, लेकिन सरकार के हर वो कार्य को, समाज के वो हर कार्य को करता आ रहा है कि अगर हम दुख हैं तो सामने वाला दुखी न रह सके। बस यही मेरा आपके जो अखंड भारत आज तक का चैनल है, इसके माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, प्रधानमंत्री जी से यही चाहता हूँ कि थोड़ी सी सर ढकने के लिए जगह मिल जाए और एक 12x8 की जगह मिल जाए, जहाँ मैं अपना जो संग्रहालय बना था। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं प्रयागराज और हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम करने वाले एक महान कलाकार, मुख्य नर्तक राजेंद्र कुमार तिवारी उर्फ दुकान जी के घर में। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं, ये मुख्य नर्तक कैसे बने, इनके दिमाग में कैसे विचार आया, कैसे ख्याल आया कि ये काम करना चाहिए। और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जीवन कैसा चल रहा है, इनके परिवार में कौन कौन है, इनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिनके विषय में जानने की लोगों की अक्सर इच्छा होती है। तो आइए बात करते हैं राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी से और इनसे जानते हैं कि जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपके विषय में एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये जो घर है ये पैतृक है या किसी और का है? नहीं, ये पैतृक नहीं है। ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जो 13 अखाड़े हैं उसमें सबसे बड़ा अखाड़ा है जी, उसी अखाड़े का है, जिसमें हमारे पिताजी के पिताजी और भाई सब लोग रहते थे। अच्छा। मैं उन्हीं के साथ इस किराए के मकान में रहता हूँ, जो बहुत ही पुराना है। और इस समय ये स्थिति हो गई है कि यह अखाड़ा, इसको तोड़वा के बहुत सुंदर ढंग से बनवाना चाहता है, जो प्रयाग के लिए एक बड़ा आलीशान होगा। जी। इसको सुन के हमको भी बहुत खुशी हुई कि एक पुरानी चीज़ को नई तरह से बना के प्रयाग की, जो जहाँ माघ मेला, कुंभ मेला लगता है, देश विदेश से लोग आते हैं। और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसका ये मेन हेड ऑफिस है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने लोगों को, जो भी किराएदार यहाँ रहते हैं, उनको बुला के कहा कि आप मकान को खाली कर दीजिए और मैं तोड़ के बनवाना चाहता हूँ, बनवाने के बाद फिर आप लोगों को दूंगा। तो उनका भी विचार ये था। बस उसी विचार में जब हमारे भाई, जिनके साथ मैं रहता हूँ, उनसे कहा, तो हमारे भाई ने इस मकान को खाली कर दिया। और खाली करने के बाद उन्होंने यहाँ से कुछ दूर पे झूसी है, वहाँ पर इन्होंने छोटा, क्योंकि भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, और मैं ज़्यादातर यहीं पर जीवन व्यतीत किया, इसलिए बड़ा कष्ट हो रहा था कि अब कहाँ जाएंगे। लेकिन श्री पंचायती साधु संतों के बीच में रह के, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के हमारे सचिव जो हैं यमुनापुरी जी हैं, उन्होंने हमारी सामाजिकता या सिधाईपन, ये जो भी देखते हुए उन्होंने कहा, तू, तेरे लिए जब भी ये बनेगा तेरे को अवश्य मिलेगा। और अभी
क्योंकि इसी मैं मकान में एक 12x8 के कमरे में नीचे संग्रहालय बनाया था 1989 से, जिसमें दुनिया की हर चीज़ थी, भले थोड़ा थोड़ा चीज़ थी। दुनिया की सबसे छोटी गीता, दुनिया की सबसे छोटी कुरान, दुनिया की अनेक प्रकार के सिक्के, रुपए, और हिंदुस्तान में जितने तीर्थ स्थान हैं सभी जगह के जल थे। दुनिया में कितने प्रकार के लोगों के फ्लैग्स होते हैं जी, सभी चीज़ उस कमरे में एक कोलाज संग्रहालय था। कोलाज मतलब जो भी बेकार भी की चीज़ें होती हैं उसको इकट्ठा करके लोगों को बताना कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती, उसी को मैंने सजाया था। और जिसे देखने के लिए 122 देश के कंट्री के लोग भी आते थे। माघ मेला, कुंभ मेला में शहर के लोग भी देखने आते थे। क्यों मैंने उसको इस तरह से अपने हिसाब से करीने से सजाता था। सड़क पे जा रहा हूँ, अगर नाली में कोई चीज़ पड़ी मिल गई देख के तो उसको मैं उठा लेता था। फिर उसके बाद बहुत लोगों ने अपने घर में जो पुराने सामान थे उसको ला के देना थी, लेकिन घर में माता थे, पिता थे, भाई थे, बिगड़ते थे कि रहने के लिए जगह नहीं है और चल रहे संग्रहालय बनाने। लेकिन उन्होंने उतना ध्यान न दे के हमारे उसमें हल्का फुल्का सहयोग किया और लोगों का सहयोग मिलता रहा। आज महानिर्वाणी अखाड़ा का ये मकान खाली हो चुका है 2018-19 में। और लेकिन हमारे स्थिति को देख के जो यहाँ के हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महंत जी यमुनापुरी जी हैं, उन्होंने कहा कि तेरे लिए बनने के बाद तो दूंगा, लेकिन अभी तेरे लिए जो सामान है, संग्रहालय का जो सामान है, तो अखाड़े में एक कमरे में रख दे और वहीं पर एक चौकी डाल के पड़ा रहे। तो एक मकान मालिक अगर मकान खाली कराने के बावजूद भी हमको उसने शरण देने के लिए कहा तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि पूरे दुनिया में भारत का नाम और प्रयागराज का नाम मैं अपने मूछ नृत्य के माध्यम से किया। आज वही एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर हो गया, जबकि ये यहाँ के सरकार को, प्रशासन को और समाज के लोगों को, क्योंकि मैंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों के लिए ही ये सब बनाया था। और एक जो नई हमारे अंदर कला उत्पन्न हुई थी, ये भी एक बहुत विस्तार से कहानी है और कहिए तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। सर, अभी परिवार में कौन कौन है आपके साथ में? परिवार में कौन कौन रहता है? मेरे बड़े भाई हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक जन की बहू है, उनके 2 बच्चे हैं। वो बस इन्हीं के साथ मैं रहता हूँ। और मैं रोज़ यहाँ से 9 किलोमीटर झूसी है, वहाँ पर उन्होंने बनाया है। और मैं वहाँ पर अपना दोपहर शाम का खाना नहीं तो लोगों के घर पे खा लेता हूँ, नहीं तो वहाँ जाके खाता हूँ। बस इसी तरह ये चल रहा है। बस कष्ट एक ये है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के राज्यकाल में अगर एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि मैं मूछ नृत्य के जरिए कहीं पर कुछ मिल गया, कहीं पर कुछ मिल गया। और सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो गंगा स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे एड्स हो, पोलियो हो, आयुष्मान हो या कोरोना जैसे बीमारी हो, कोई भी तरह के अगर उनका निर्देश निकलता है प्रशासन शासन की तरफ से, तो मैं उस चीज़ को एक परिधान के रूप में, जो अभी आपको मैंने दिखाया, परिधान के रूप में मैं पहन के शहर के किनारे, गंगा को प्रदूषण से बचाना है तो गंगा के किनारे घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। और उसी जागरूक करने से, क्योंकि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो आज के तनाव भरी ज़िंदगी में लोगों के अंदर हंसी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। तो जब मैं शहर में कहीं भी अपने स्कूटर के माध्यम से, रंग बिरंगी स्कूटर है, या अपने परिधान पहन के निकलता हूँ, तो जब लोग हमको देख के हंसते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 मिनट हंसा। लेकिन ये आज 3 साल से कलाकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, लेकिन सरकार के हर वो कार्य को, समाज के वो हर कार्य को करता आ रहा है कि अगर हम दुख हैं तो सामने वाला दुखी न रह सके। बस यही मेरा आपके जो अखंड भारत आज तक का चैनल है, इसके माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, प्रधानमंत्री जी से यही चाहता हूँ कि थोड़ी सी सर ढकने के लिए जगह मिल जाए और एक 12x8 की जगह मिल जाए, जहाँ मैं अपना जो संग्रहालय बना था, जिसमें इतनी पुरानी चीज़ें थी, जिसमें बहुत सी पांडुलिपियाँ थी, डाक टिकट थे, रुपए थे, बहुत से दीमक खा गए और बहुत से सामान नष्ट हो रहे हैं।
जो अखाड़े में रखा हुआ है वो भी दीमक की चपेट में आ रहा है। जी जी, तो बस मैं कसम खाया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय भले कलाकार हो गया हूँ, जबकि लोगों ने हमको विदेश में बुलाया, बम्बई बुला के कि यहाँ आके रहो, लेकिन मैं प्रयाग की धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि संकल्प लिया था कि हर काम करेंगे, घर और प्रयाग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आज एक कलाकार की ऐसी स्थिति होगी कि वो घर से बेघर अपने ही घर में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी के कार्यकाल में उसकी स्थिति ऐसी होगी। बस थोड़ा सा अंदर कष्ट होता है। फिर जब उनका हम कार्य करने लगते हैं, रोज़ मैं 2 घंटा 2.5 घंटा गंगा के किनारे या स्वच्छता अभियान के लिए मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। बस इसी तरह चल रहा है। थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से अगर शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुँच जाती है तो शायद सर ढकने की जगह, और हमारी इस आर्थिक स्थिति जो है इतनी ख़राब, जो जिस खराब होने के कारण शहर के कुछ 4-5 मानिंद लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जिन्होंने संकल्प दिलाया है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम आपके जब तक हमसे होगा हम आपका सहयोग करते रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक वो? तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि जब तक मेरा जीवन थोड़ा बचा हुआ है वो उसके ऊपर विशेष ध्यान दे के थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति या कहीं पर कोई चीज़ बना दिया जाए। मैं नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर, बस ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सिविल डिफेंस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेला प्राधिकरण के हमारे जो 2020 के हमारे यहाँ के जिलाधिकारी थे, उन्होंने हमारे इस जागरूकता को, कोरोना जैसे महामारी के जागरूकता को, स्वच्छता के जागरूकता को देखते हुए मेला प्राधिकरण का भी उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। लेकिन उन्होंने जाते जाते कुछ न कुछ हमको, हमारे सहयोग राशि जो उनसे हो सका वो कार्यकाल में हमको मिला। तो मैं यही कार्य करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि अब मैं निकल ही चुका हूँ, इसलिए कि जो होना है प्रयाग की धरती पे होना है। सर, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, ये जो सारे लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आपकी इस बात को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक चीज़ और है, अगर हम आपके प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करें तो आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? प्रारंभिक जीवन, मेरा घर का नाम गोपाल था जी, और जब मैं पैदा हुआ था तो इसी महानिर्वाणी श्री पंचायती अखाड़ा के इसी कमरे में पैदा हुआ था। जी। और मैं बहुत चंचल था। हमारे पिताजी वो आर्मी में थे, और आर्मी के लोग बहुत कड़े मिजाज के भी होते हैं। जी। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारा बेटा पढ़ के कुछ करे, लेकिन मेरा ऊट पटांग के दिमागों में ज़्यादा मन लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। और मैं माघ मेला, कुंभ मेला लगता था, तो यहाँ अनेक प्रकार की गतिविधियाँ आती थी, सांस्कृतिक है बड़ी बड़ी। तो हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ ऐसा काम करें जो पूरे दुनिया में हमारा नाम हो सके और भारत का नाम रोशन हो सके। तो यहाँ से मेरे प्रतापगढ़ पड़ता है, वहाँ एक मसूरिया दिन थे जिनकी 9 फीट 7 इंच की मूछें थी। उसके बाद राजस्थान के कर्णा भील थे, उनकी भी 7 फुट 6 इंच की मूछें थी। तो हमारे जो दाढ़ी बाल थे ये सब उस समय छोटे थे तो कुछ था नहीं। अचानक मेरी मुलाकात माघ मेला में एक औघड़ से हो गई, और मैं उनके साथ मैं ऐसे ही घूम रहा था। उन्होंने मुझको गोपाल करके बुलाया, और पता नहीं कैसे उनको नाम मालूम क्या है, फिर उन्होंने सब चीज़ बताना शुरू किया, तो हम उनके ऊपर सम्मोहित हो गए। और फिर रोज़ मैं उनके पास जाता था। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ, चलना चाहे तो चल हमारे साथ। तो हमने कहा हाँ गुरुजी चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे घर वाले मना करेंगे। हम कहा घर में तो ऐसे ही लोग मारते पीटते पागल कहते हैं। तो चले गए। मैं उनके साथ हिमालय चला गया, और हिमालय में मैं 2 महीना 17 दिन ऐसे 15 दिन था। वो 2 महीना 15-17 दिन में मैं खाना कहाँ से आता था, नाश्ता पानी कहाँ से आता था, मुझको कुछ नहीं मालूम था। मुझको सब चीज़ मिलता था। अचानक एक दिन वो हमारे जो गुरु थे, औघड़ जी थे, उन्होंने ज़ोर से डांट के कहा, जो शब्द में उन्होंने कहा वही शब्द में मैं बताता हूँ। अचानक उन्होंने सुबह हमसे कहा, तू भाग यहाँ से, अब तेरा काम हो गया है। हम कहा गुरुजी जाएंगे कहाँ? कहे नहीं, अब जा भाग यहाँ से।
तो हमने कहा रास्ता नहीं मालूम, ये पहाड़ वहाड़ के बीच में। कहे जा तेरे को रास्ता मिलता जाएगा। जब इतना कहा उनके डर से मैं चला, लेकिन डर लग रहा था। मैं कुछ ही 50 कदम आगे बढ़ा था, फिर उन्होंने हमको बुलाया, इधर आ। मैं आया, कहा तू जा तो रहा है, लेकिन जो ये तेरी मूछें निकल रही हैं इसको कभी कटाना ना। आज जो मैं मूछ नृत्य के नाम से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, हो सकता है कि उन्हीं का वो आशीर्वाद रहा हो कि जिसके जरिए मुझे एक नई कला को जन्म देने का अवसर मिला। इसलिए मैंने इसका नाम भी रख दिया। जैसे कथक नृत्य होता है, कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, तो मैंने इसका नाम मूछ नृत्य रखा जी। और इसके लिए मुझे 8 साल लग गए तैयार होने में। और जब मैं मूछों से खिलवाड़ करता था तो सामने वाले हंसते थे। अचानक एक दिन मैंने लाइट चली गई, तो मैंने मूछों पर छोटी छोटी मोमबत्ती थी दिवाली का, उसको मैंने लगाया, और लगाया तो मेरी भौवें हैं, कुछ मूछें जल गई, लेकिन एक अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मैं करते करते आज पूरे विश्व में भारत का नाम के साथ साथ प्रयाग का नाम मूछ नृत्य के माध्यम से कर रहा हूँ। सर, जब भी मैंने आपका वीडियो देखा तो उसमें आप मूछ में मोमबत्ती लगाकर नृत्य करते रहे, तो क्या ऐसा भी है कि आप बिना मोमबत्ती लगाए भी मूछ का नृत्य करते हैं? नहीं, बिना उस पे मैं कभी फूल लगाता था, कभी एक्स्ट्रा पाइप लगाता था, उससे वो बस हिलते थे। अच्छा, अलग अलग जी। लेकिन मैंने जब मोमबत्ती लगाया और कभी एक्स्ट्रा पाइप लगाया, तो जब मैं उसको हिलाने की कोशिश करता तो सभी हिलते। तो हमने सोचा कि इसको ऐसा करें कि सब अलग अलग हंसे। तो मैंने जब मूछ पे मोमबत्ती लगाई तो मैंने मसल्स को खोजा और सांस पे कंट्रोलिंग करना पड़ा। जैसे योग, नगर निगम की बहुत से गंदगियां, कूड़ा करकट जहाँ पड़े रहते थे, मैं वहाँ रोज सुबह जाता था। और जैसे आप वहाँ जाते हैं, नाली गंधा रही है या कूड़ा गंधा रहा है, तो आप नाक बंद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं सांस को रोक कर मैं रोज उधर से आवागमन करता था कुछ देर के लिए, कि मैं सांस पे कंट्रोलिंग कर सकूं। और उसी तरह मैं सांस को कंट्रोलिंग करते करते और फिर मसल्स को खोजा। जब मेरी मोमबत्तियाँ हिलती थी तो सब हिलती थी। फिर मैंने कहा अलग किया जाए, तो मैं उसको मसल्स पे रख के फिर हमने कहा कि अभी भी कुछ कमी है। तो मैंने 90 के बाद से हमारे जितने भी दांत हैं, मैंने डॉक्टर से कह के सब दांत चौगड़ा उखड़वाना शुरू किया कि शायद ये अड़ंगा लगा रही हो। तो जब दांत सब उखड़ गए, तो उसके बाद से जब मैंने प्रैक्टिस किया, तो अलग अलग म्यूजिक के लय ताल पे जब मैंने डांस शुरू किया, तो अलग अलग मोमबत्तियाँ नाचने लगी और फिर लोगों को अच्छा लगने लगा। तो मैं कुछ स्टेजों पे बुलाने जाने लगा। कहीं पर लोग सर्टिफिकेट देते, प्रमाण पत्र देते, शील्ड देते, साल उड़ाते, कहीं कहीं कुछ मिल भी जाता था। लेकिन मैंने अपने इस दुनिया के अजूबे कला को मैंने पैसे से नहीं तौला। वो पैसे से न तौलने की वजह से आज मेरी ये स्थिति है कि एक कलाकार अपने आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है। और जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं शासन प्रशासन का, समाज को आज के तनाव भरी ज़िंदगी से हंसाता रहूँगा। और इसी में बीच में हमारे पिताजी जब रिटायर हुए, तो उन्होंने दारागंज में एक निराला पुस्तक भंडार खोला, किताब, जहाँ पर सभी रामायण महाभारत सभी तरह की किताबें पत्रा बिकते थे। मैं भी उसमें बैठने लगा। वहाँ पर जब बैठता था तो कुछ न कुछ मैं करता रहता रहा। पिताजी भी बिगड़ते थे। और जब भी कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का जब इलेक्शन होता था, तो मैं लोगों का झंडा लेके साइकिल में 30-30, 40-40 झंडे लगा के मैं शहर में घूमता था और कार्टून बनाता था। मैं दुकान में बैठ बैठ के कार्टून बनाना शुरू किया और उसको बाहर रख देता था, तो लोग पढ़ते थे, हंसते थे। तो उसी में मैंने अपना नीचे, जैसे राइटर माने लेखक होता है, लेखक माने राइटर होता है, तो मैंने लिखा कार्टून बनाने के बाद नीचे लिखता था राइटर दुकान जी, प्रोपराइटर मकान जी, लेखक सामान जी, भगवान जी, शैतान जी, आदि आदि, कि लोग हंसे। बस उसी में करते करते लोगों ने दुकान जी, मकान जी, सामान जी कहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मीडिया में आते गए। तो आज मैं अपने
राजेंद्र कुमार तिवारी जो नाम था जी। उसके स्थान पे लोगों ने दुकान जी के नाम से, जिधर से गुजरो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे पागल हो, चाहे भिखमंगा हो, दुकान जी नमस्कार। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने वही प्राप्त किया है। बस थोड़ी सी परेशानी है कि शासन प्रशासन का अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मैं फिर उसी तरह हंसते खेलते हुए लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। सर पूरी तरह से मैं जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो कि पूरी दुनिया में देश का नाम, अपने प्रयागराज का नाम रोशन कर चुका है और वो आर्थिक विपन्नता से गुजर रहा है, आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, तो उसकी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो शासन प्रशासन है उनकी आवाज़ को सुन सके और शायद उस प्रशासन की आँख खुल जाए। लोग स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छता बढ़ाने से ही सब कुछ होगा। वो कहते हैं कि सब कुछ स्वच्छ रखना चाहिए, वो कहते हैं कि गंगा को स्वच्छ रखो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 25 साल से लगातार स्वच्छता पे काम कर रहा है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से वो स्वच्छता पे काम कर रहा है और उसकी स्थिति आज ये है। मोदी जी कहते हैं कि जो स्वच्छता फैलाने वाले हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उनके पैर धोना चाहिए, उनके पैर धोते हैं, चरण धोते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने आगाज़ किया था 25 साल पहले इस स्वच्छता अभियान की, वो आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, आर्थिक विपन्नता से गुजर रहा है और उसको कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये जो आवाज़ है, एक कलाकार, एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की आवाज़ वो उन तक पहुंच जाए और शायद उनकी नींद खुल जाए, शायद वो इस चीज़ को जान पाएँ, वो महसूस कर पाएँ कि एक जो कलाकार है वो किस बदहाली से, किस स्थिति से गुजर रहा है और वो उनकी सुध ले पाएँ। सर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने भी अपने परिवार विषय में बताया, अगर हम शिक्षा दीक्षा की बात करें तो आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता रहा। पिताजी बहुत मारते भी थे। पिताजी रिटायर होके जब वहाँ ट्रांसफ़र होके जब कलकत्ते गए तो मैं वहाँ भी गया, तो वहाँ भी मैं एक टाटिया हाई स्कूल था जी, हिंदी स्कूल, और मेरी माँ मुझको सुबह 4 बजे उठाकर स्कूल ले जाती थी और बस से, ट्राम से, और 6 बजे तक स्कूल पहुँचते थे और 10 बजे तक वो गेट पे बैठी रहती रही। जब मैं स्कूल से छूटता था तब मुझको लेके घर आती थी। इतना पढ़ाने का कोशिश किया लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। फिर कुछ लोगों के सहयोग से और घर में जो भी था, जिस भी तरह हालत स्थिति थी, उस सब को देखते हुए मैं लोगों के सहयोग से, लोगों ने कहा कि कुछ न कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो किसी ने हमको प्राइवेट में हाई स्कूल कराया, इंटर कराया, कुछ लोगों ने बीए भी कराने की कोशिश की। लेकिन मैं जब हाई स्कूल किसी तरह हमको कराया प्राइवेट में क्यों, तो मैं हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न हो गया। जब इंटर कराया तो हम सेकंड डिवीज़न हो गए। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि एक जगह है, किसी तरह तो बीए भी कर लो। तो जो बीए 3 साल का होता है, तो मैं बीए में पहले साल में ही अच्छा नंबर पा गया। तो मैंने सोचा कि अच्छा नंबर पा गया तो फर्स्ट हो जाऊंगा, जबकि मेरे दिमाग में था कि मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न, इंटर सेकंड डिवीज़न और बीए थर्ड डिवीज़न होना चाहता था। तो मैंने पहले साल की परीक्षा दे के अच्छा नंबर प्राप्त किया, तो दूसरे साल फार्म उसने भर दिया अपने पैसे से, लेकिन मैंने इम्तिहान नहीं दिया क्योंकि मैं थर्ड होना चाहता था। तो ऐसी दिमाग था, बस उसी दिमाग के हिसाब से ऊट पटांग काम करने में, लोगों को हंसाने में मज़ा आता था, बस यही था। और लोगों को हंसाने में मज़ा आता था और इसलिए आपने लोगों को हंसाने का रास्ता चुना। आपने जो ये प्रोफेशन चुना है, जो आपने ये कला चुनी है और जिस कला के माध्यम से आप देश विदेश तक पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस प्रयाग क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। लेकिन दुख सिर्फ इतना है कि इस देश का जो प्रशासन है, इस देश की जो सत्ता के लोग हैं, उन्होंने आपकी इस कला को देखा नहीं। वो नहीं देख पाए कि आप किस तरह से और किन किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। वो शायद इस चीज़ को नहीं भांप पाए कि जिस कार्य के लिए उतने पैसे खर्च कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उस कार्य को आपने सहज ही बिना किसी पैसे कर दिया। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इस कार्य की शुरुआत कब से हुई और इस कार्य से आपको क्या मिलता है?
मैं स्वच्छता अभियान और हर प्रकार की गतिविधियां घूम घूम के शहर में करता था। और 2016 या 17 में नगर आयुक्त यहाँ थे हमारे देवेंद्र पांडे जी। वो नगर आयुक्त थे तो हमारी गतिविधियों को देखते थे। एक बार उन्होंने अपने कैंप में हमारा प्रोग्राम भी कराया था और हमारे इस गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने अपने यहाँ पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मतलब कि एक वो दे दिया कि ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बनाया, उन्होंने हमारे चीज़ को देखते हुए अपने स्वच्छता के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने यहाँ रख लिया। अब मुझको साल भर तक वहाँ से जो कुछ मिलता था उससे मैं करता था। फिर अचानक पैसा बंद हो गया। हो सकता है कि उनका वो जो कार्यक्रम रहा हो वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था। और मैं आज तक मैं जो भी कार्य करता हूँ स्वच्छता का या गंगा प्रदूषण का वो नगर निगम के माध्यम से ही करता हूँ कि शायद हमें नगर निगम अपने यहाँ थोड़ी सी जगह दे दे और हमारा जीवन यापन चलता रहे। फिर हमारे यहाँ के जो डीएम साहब थे एलवाई जी थे और उनकी जो मैडम थी रितु साय जी, वो नगर निगम की वो अपन नगर आयुक्त थी। उनके साथ भी उन्होंने भी हमारे हर कार्य को देखते हुए उन्होंने हमको वहाँ का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तब से मैं ब्रांड बन के पूरे शहर में लोगों के प्रति जागरूकता करता हूँ और आज भी मैं उस कार्य को करता चला आ रहा हूँ। महापौर जी भी से कहने पे वो भी लगी हैं कि हम दुकान जी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं हम दुकान जी के लिए कुछ न कुछ करेंगे, लोगों ने भी उनसे कहा तो उन्होंने कहा, तो हम उसी आशा में हैं कि आज नहीं तो कल कुछ होगा। मैं अपने कार्य को स्वच्छता अभियान गंगा प्रदूषण के लिए 2 घंटा सुबह शाम जहाँ भी होता है अपने ड्रेस को पहन के लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। इस समय कोरोना जैसे काल फैला हुआ है, इसलिए कोरोना के प्रति मैं ज़्यादातर करता हूँ। 2022 में चुनाव आने वाला है और मतदान सप्ताह महीना चल रहा है, तो मैं मतदान का ही परिधान पहन के लोगों को जागरूकता करता हूँ कि आप मतदान अवश्य करें, जो राष्ट्र के लिए देश के हित के लिए है। इसलिए मैं ये सब गतिविधियाँ करता आ रहा हूँ। कहीं से कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन बस सिर्फ यही चाहेंगे शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री जी से कि एक सर ढकने के लिए हमें जगह और हमारी आर्थिक स्थिति को कि हमारा जीवन इसी प्रयागराज में किसी तरह बीत सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको लोगों ने, जो प्रशासन के लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और उन्होंने ये ना सोचा कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको कोई एक आर्थिक सुदृढ़ता दी जाती है, एक जो आर्थिक अगर सहयोग की बात की जाए तो वो भी ध्यान में रखा जाता है। खैर ठीक है, आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है जो लोग हैं जिम्मेदार लोग कि वो इस चीज़ को ध्यान देंगे, उसको लेकर चेतेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। सर, एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो उस समय लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति कैसा था? घर के लोग भी कहते थे पागल हो गया है, कुछ नहीं करना, उठपटांग करना, ना काम धंधा करना, कुछ भी हो। उसी हिसाब से मोहल्ले वाले लोग भी कहते थे। मगर एक हमारी आदत पड़ी थी, हमने एक कविता 4 लाइन की लिखी थी, उसी कविता के हिसाब से लोगों की चीज़ को देखते हुए मैं करता था। देखो अपना ध्येय निरंतर, इधर उधर मत करो निगाहें, चले चलो अविचल उस पथ पर जिसकी पकड़ी तुमने राहें। दुनिया क्या कहती सुनती है, इस पर तनिक न देना ध्यान, चाहे तुमको मान मिले चाहे मिले अपमान। दो में से एक चीज़ मिलना था, लेकिन अपमान न मिलके मान मिलता गया। आज प्रयाग के जिधर से भी गुजरता हूँ लोग दुकान जी कहते हैं, तो वो भी प्रसन्नता होती है कि हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिल सकता। और आज ये स्थिति हो गई है कि दुकान जी हर मंच पे जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि दुकान जी बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, रोज मीडिया में टीवी में इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ भाई भी हमारा कुछ न कुछ तो करते ही है, भाई खाना तो देगा ही। और हमारे शहर के कुछ लोग हमारा हेल्प करते हैं, और कपड़े लत्ते भी लोग प्रोग्राम भी करा लिए तो बहुत लोग हमारे नए नए कपड़े भी बनवा देते हैं। इसी तरह से गुजारा चल रहा है। और ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है,
फिर ऊपर वाला भी हर आदमी को हर चीज़ नहीं देता, दुकान जी को इतना ही दिया काफ़ी है। बस थोड़ा सा कभी कष्ट होता है कि जो आदमी कुछ नहीं करता उसको बहुत कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा सा मन में आता है, लेकिन थोड़ी देर रहता है, फिर उसके बाद दुकान जी उसको वो कर देते हैं। जबकि आपको बताऊं, मैंने इलेक्शन भी लड़ा लोकसभा का जी, मैंने इलेक्शन लड़ा विधानसभा का जी जी, और सब ऐसे हंसी मजाक में लड़ते लड़ते मैं अपना दुकान जी की दुकान धीरे धीरे बस चलती रही। अच्छा सर, ये कब की बात है कि आपने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा? अब वो पूरा तो नहीं बता पाएंगे, उसको डायरी में देखना पड़ेगा। जी। जब मुरली मनोहर जोशी जी लड़े थे जी जी, तब मैं लड़ा था। अच्छा। और मैं इसलिए लड़ा था लोगों को संदेश देने के लिए जी, कि जैसे मैं अर्थी पे गया था, जैसे मुर्दा जाता है ना, उसी तरह मैं बंद के गया था और उसी तरह से मैंने नॉमिनेशन किया था। मैं लोगों को जब मीडिया हमसे पूछती थी आखिर आप अर्थी पे क्यों जा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहता था कि जैसे सरकारी कर्मचारी 60 बरस में रिटायरमेंट होता है और 65 बरस में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट होता है, तो 65 और 70 में इन नेताओं की भी आयु सीमा निर्धारित किया जाए, नहीं तो ये भी कब्र में पैर लटकाए रखेंगे और नॉमिनेशन करते रहेंगे, तो हमारे जैसे युवा को क्या होगा। सही बात। यही एक संदेश था। तो हंसी खुशी में सभी रोज नित्य मैं अलग अलग रूप में सड़क पे निकलता था। कभी सफा स्वच्छता अभियान, एक ने BBC लंदन आ गया, उसने पूछा कि ये आप स्वच्छता क्यों कर रहे हैं? कहे मैं इलेक्शन में लड़ूंगा, विधानसभा में जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ से लेके विधानसभा के गेट तक स्वच्छता अभियान करके तब अंदर प्रवेश करूंगा। तो ऐसे करके लोगों को बस हंसाता रहता था, सब खिलवाड़ में होता गया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भरा बहुत बड़ा आदमी है रोज टीवी और पेपर और मंचों पे रहने की वजह से। लेकिन अंदर हमारे क्या है ये आप देख सकते हैं। आज आप जहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी 2 साल से मकान खाली है और किसी तरह संत महात्माओं के आशीर्वाद से जब तक टूट नहीं रहा तब तक पड़ा हूँ। बस एक बार फिर मैं शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि 12x8 का ही जगह हमको दे दें और मैं अपना जीवन और सर ढकने के लिए वहीं पर बिता सकूँ। क्योंकि पानीपत से, सोनीपत से, खन्ना से, जयपुर से, नागपुर से जो भी लोगों ने पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पढ़ा कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर और उसके संग्रहालय की समाप्ति, अस्तित्व समाप्त हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ आके हम आपको जगह देंगे। हमारे प्रयागराज में कुछ ऐसे गांव भी हैं, वहाँ के लोगों ने भी कहा कि हमारे गांव में आकर आप अपना संग्रहालय बनाएं। लेकिन मैंने पूरा जीवन गंगा के किनारे दारागंज में बिताया, तो मैं चाहता हूँ यहीं हमको थोड़ी सी जगह दे दे और मैं अपना सर ढकने के साथ साथ, जागरूकता के साथ साथ सरकार का, प्रशासन की वो जागरूकता अभियान चालू रखूं जब तक मेरा जीवन यहाँ पर। बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ उम्मीद करता हूँ ज़रूर पहुँचेगी प्रशासन तक, प्रशासन के लोग ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनेंगे और उस पर कुछ काम करने की भी सोचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सर एक चीज़ दिमाग में और आती है भी, आपने कहा कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप अर्थी में गए थे ताकि उनको आप ये बता सकें, ये संदेश दे सकें कि युवाओं का क्या होगा। एक चीज़ दिमाग में ये भी है कि जब आप युवा थे तो उस समय आपने ये मूछ नर्तन का रास्ता चुना, ये तो ठीक था, लेकिन आपने शादी नहीं की, इसका कारण क्या था? घर में पिताजी रिटायर हो गए, माताजी थे, भाई साहब थे वो नौकरी कर रहे थे और बड़े भाई साहब थे वो हमारे बाहर रहते थे। और तो रिटायरमेंट हो जाने के साथ पहले जो घर होते थे एक ही चूल्हा जलता था और हम लोग उसी में खुश रहते थे। उसी तरह हमारे घर की भी स्थिति थी। लेकिन हर घर का माता पिता भाई यही सोचता है कि बेटा बड़ा हो, कुछ ना कुछ नौकरी करे। लेकिन मैं पढ़ने में मन नहीं लगा, मैं उठपटांग करता था बस, और कोई खास वैसी बात नहीं थी। और ये उठपटांग करने में एक नया मोड़ आ गया जो मैं संत के साथ बाहर चला गया और एक मूछ नृत्य में लगा रहा। मार खाने के बावजूद भी मूछ नृत्य में लगा था और हंसी हंसी में ये मूछ नृत्य के नाम से मशहूर हो गया। और आज मैं लोगों को हंसाता हूँ, दिल बहलाता हूँ, अंदर जो हमारी तकलीफ है उसको मैं पी जाता हूँ।
सर आपकी स्थिति जो अगर आर्थिक रूप से देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक किराए के मकान में लगातार रह रहे हैं और आज भी वही किराए का मकान है, जिसके विषय में ये भी कहा जा सकता है कि कब खाली करना पड़े कोई भरोसा नहीं है। तो कभी आपने किसी शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कभी आर्थिक सहायता की मांग की थी या नहीं की थी? हमसे ज़्यादा तो मीडिया ने लिख दिया जी, और जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान में फैलाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय मूंछ नर्तक की मूंछें नीचे झुकी, और जो एक संग्रहालय के हिसाब से था, क्योंकि मैं संग्रहालय जो था आपको बताना चाहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाना चाहता था। और ये कोलार संग्रहालय के साथ साथ मैं अपने तीर्थराज प्रयाग में एक ऐसा संग्रहालय बनाना चाहता था जो आज के युवा वर्गों से को बताना पड़ता है कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, वशिष्ठ जी कौन थे, विश्वामित्र कौन थे, परशुराम कौन थे। तो लोगों को पाश्चात्य पद्धति पे इस तरह से लोग हावी हो गए कि अपनी चीज़ को भूल गए जी, और भूलते जा रहे हैं। तो मैं उनको जनाने के लिए मैं सिर्फ रामायण महाभारत भी जितने भी हैं उनके संत महात्मा जो ऋषि मुनि थे उनका मैं एक संग्रहालय बनाना चाहता था, जिनकी एक संग्रह करके जगह ऐसी बने जहाँ पर सभी ऋषि मुनियों के नाम लिखे रहे, जिसको देखकर बच्चों में आए वाकई में ये विश्वामित्र जी थे, ये विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी थे, ये सदानंद जी थे, ये रावण था, ये राम थे, ये लक्ष्मण थे, है ना। ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन मेरे उस 12x8 के कमरे में जो चीज़ थी वो सब ज़्यादातर इधर उधर की इकट्ठा की हुई चीज़ थी। एक बार हमारे यहाँ सऊदी का एक आदमी आया था, कुंभ पड़ा था, तो सऊदी का आदमी आया था, उसने देखा तो उसने कहा कि हम आपको एक चीज़ गिफ्ट देंगे। सऊदी जाने के बाद उसने दुनिया की सबसे छोटी कुरान भेजी जी, जो हमारे पास नहीं थी। उसने भेजा। एक बम्बई के बहुत बड़े सेठ आए थे माघ मेला में, वो जब हमारा संग्रहालय लोग बताते थे ना, चलो, और ज़्यादातर मीडिया ही बता देती रही। अगर कोई मीडिया भी बाहर से कोई पूछता तो यहाँ की मीडिया उनको बता देती, दारागंज में एक दुकान जी रहता, उससे इंटरव्यू लीजिए। तो उस सेठ ने हमको दुनिया की गीता दी। ऐसे करके बहुत लोगों ने इकट्ठा कर दिया और इतना तरह का सामान हो गया। अनेक प्रकार के लालटेन थे, हर प्रकार के पत्तियां थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ 12x8 के कमरे में नहीं थी जो मैं अभी आपको फोटो होगा तो दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत से फोटो दीमक खा गए, बहुत सी किताबें दीमक खा गई। और आपको विश्वास नहीं, 12 अगर हम चाहेंगे तो हमारा एक कमरा सील्ड से भर सकता है, पूरा जगह रखने की नहीं थी। जब से मकान खाली हुआ तो अखाड़े के जिस कमरे में वो सामान रखा हुआ है उसको मैं देखने इसलिए नहीं गया कि देख के हम करेंगे क्या, क्योंकि दीमक उसको भी अपने चपेट में लेता जा रहा है। और अभी जो आपने अपने कैमरे से सील्ड विल्ड को लिया है, ये अभी इस साल भर के भीतर जो मिली है उसको आपने लिया, नहीं तो इतने सील्ड, इतने प्रमाण पत्र। और आपको बताऊं कि आज तक का रिकॉर्ड होगा कि जो भी लोगों को सम्मान पत्र और या प्रमाण पत्र मिले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट तक का मिला होगा, मगर दुकान जी को बाहर ऐसे ऐसे सम्मान पत्र मिले हैं कि जो 12 फुट और 13 फुट के थे, जिसको मैं ट्रेन से लाने के लिए भी बता, उसको भी दीमक ने खा लिया। मेरे पास 122 प्रकार की पूरे दुनिया की टोपी थी, उसको भी दीमक ने अपने चपेट में ले लिया। मतलब सामान एक ऐसी ऐसी चीज़ थे। मिस्र की एक जन मिस्र से आए थे तो वो इमली ले आए थे, और इतनी बड़ी बताए कि ये इमली है, विश्वास न हो तो उन्होंने उसको तोड़ा तो हमको आधा वो ले गए, 1.5 हमारे पास रख दिए। और ऐसे ही कर कर के लोग, लालटेन है, गैस है, पुराने वॉकमैन हैं, आपके ट्रांजिस्टर हैं, और बाइनाकुलर है, घड़ी है, ऐसे ऐसे करके भले 4-6 चीज़ थी, लेकिन उस कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो ना हो। लेकिन कुछ सीलन की वजह से और कुछ उसका देखभाल ना होने की वजह से मैं उसको बचा नहीं पाया। और 3 साल से जब से ये मकान खाली हुआ है तो उसका एकदम अस्तित्व ख़त्म हो गया है, और मुझको बहुत से होलिका में भी डालना पड़ा जी। अब यही चाहते हैं कि वो मेरी ख्वाहिश बची रहे। मैं अपने प्रयागराज के जो भी निर्देश या प्रयागराज से जो भी गतिविधियां होती हैं शासन प्रशासन की, उसको मैं हमेशा शहर में करता रहूँगा,
क्योंकि जो मेरा संकल्प है कि हर काम करेंगे, प्रयागराज नहीं छोड़ेंगे। जी जी। सर, आप एड्स, पोलियो और जितने भी और सरकारी कार्य होते हैं जहाँ पर सरकार जो है लोगों से आग्रह कर रही होती है, वो सारे कार्य आप करते हैं। आप लगभग सब चीज़ की बात करते हैं, जन जागरूकता की सारी बातें करते हैं, चाहे वो पल्स पोलियो से संबंधित हो, चाहे वो एड्स संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज़ संबंधित हो। यहाँ तक कि जो गंगा प्रदूषण अभियान चला उस पर भी आपने काफ़ी कार्य किया। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि इतना सारा कार्य करने के बाद, इतना सरकारी कार्य करने के बाद आप अभी तक एक छोटा सा कमरा अपने लिए नहीं बना पाए। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इतने सारे मंचों पर होने के बावजूद, देश विदेश कितनी यात्राएं करने के बाद, पूरे देश में, पूरे विश्व में देश का इतना नाम करने के बाद, अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो क्या आपको कोई सहायता मिलती है या नहीं मिलती? सरकारी सहयोग तो कोई नहीं मिला। एक बार बस मायावती के राज्य में मुझको 10,000 रुपया मिला था जी, बस एक बार। कितने बार पुरस्कारों के लिए लोगों ने फाइलें भेजी, मगर उस पे फाइलों का कुछ उसका वो नहीं हुआ। और पूरे दुनिया से, पूरे देश से बहुत से प्रमाण पत्र आए, बहुत सी उपाधियाँ मिली, गिनीज बुक मिला, लिम्का बुक मिला, इंडिया बुक मिला, बहुत से तरह वैसे मार्वलेस बुक ऑफ इंडिया, फलाने बहुत कुछ मिले हैं। बहुत से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगर निगम के अलावा स्वच्छ भारत मिशन, बहुत से वहाँ से प्रमाण पत्र मिले, नमामि गंगे तरफ से मिले। लेकिन मैं उस कार्य को करता हूँ, कार्य करने के बाद मैं हट जाता हूँ। जी जी। जो भी गतिविधियाँ सरकारी गैर सरकारी होती हैं उसके मैं बढ़ चढ़ के बड़े खुशी से आगे रह के हिस्सा लेता हूँ और फिर मैं वहाँ से चल जाता हूँ। और फिर ये नहीं सोचता था कि क्या ऐसी भी स्थिति हमारी हो सकती है प्रयागराज में। तो जो हो गई सो हो गई, लेकिन हम मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बस चाहते हैं कि सामने वाला हंसता रहे, बोलता रहे। जी जी। बस यही मैं चाहता हूँ। अब आपको ताज्जुब लगेगा, किसी ने हमको मोबाइल दिलाया। आज मेरे पास 3 आपने स्कूटर देखा रखी है, भले वो चलती है या नहीं चलती है, मगर जो स्कूटर भी चलती है वो किसी ने दिया। आप दुकान जी ने शादी नहीं किया, लेकिन उन्होंने के पास एक प्रिया स्कूटर थी जी। तो किसी शख्स ने कहा कि हमारे पास एक चेतक गाड़ी है, उसको ले लीजिए। तो हमने कहा दुकान जी ने शादी नहीं किया तो चलो कोई ना कोई शादी ही करा दे। तो मैंने चेतक और प्रिया की शादी कराई। तो चेतक के तरफ से 10-15 लोग थे जी, और प्रिया के तरफ से 10-15 लोग से। सभी को खूब बढ़िया साड़ी वाड़ी माला वाला पहना के सजा के जी, और उसकी दोनों को मैंने शादी किया। चेतक जो दिया था वो अल्लाहपुर के एक जन थे हमारे प्रभात जी, उन्होंने अपनी चेतक दे दी। फिर उसके बाद मैं उस चेतक को उसके साथ विवाह कर ली, किया प्रिया का, और मैंने चेतक को घर में जमाई रख लिया। और आज मैं उसी पे पूरे घर में घूम पूरे शहर में घूमता हूँ। और ये अभी जो 19 में कुंभ था तो पेंट माई सिटी ने उसको इतना नमामि गंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसका रख दिया कि जहाँ भी जाती है वहाँ पर सिर्फ लोग फ़ोटो खींचते हैं, यही होता है। बस मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जब थोड़ा सा अकेले बैठते हैं तो थोड़ा मन में वही होता है कि कैसे आगे होगा। घर के लोग भी परेशान हैं, भाई कि कुछ करो, आगे क्या होगा। तो सब प्रयागराज की कृपा है, गंगा मैया कृपा है। आप बस यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री नंदी जी, महापौर जी, डीएम जी, कमिश्नर जी, जो लोग हैं अगर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो बस हमारा गाड़ी चलती रहे और मैं अपना जीवन किसी तरह यापन करता रहूं। जो शहर के कुछ लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, आखिर वो कब तक करते रहेंगे। सर, अभी बड़ा बुरा दौर आया जब देश में कोरोना का लॉकडाउन हुआ। कोरोना के आने के बाद कलाकारों की बड़ी ख़राब स्थिति हुई। तो उस विषय में अगर हम आपसे जानकारी चाहें, आपसे कुछ जानना चाहें, तो आप कैसी स्थिति से गुजरे, कैसे दौर से गुजरे उस समय जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था? 2020 में 22 मार्च से कोरोना लगा जी, और 24 मार्च से दुकान जी पूरे इलाहाबाद में घूम कर कोरोना से बचने के लिए जागरूकता करते रहे। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी उनका सहयोग करते रहे। जो दुकान जी को कहीं से कुछ मिलता था और या दुकान जी के पास थोड़ा बहुत था और जो भी मिलता था वो लोगों को सहयोग करते थे जी जी। इसलिए दुकान जी के पास वो चीज़ रह नहीं पाई, क्योंकि हर आदमी को बहुत कुछ नहीं मिल पाता। ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर नाम हो गया है तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, लेकिन
जो धन से ज़्यादा जो आपका नाम है वो धन से भी ज़्यादा नाम है, लोग कहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं संतोष रखता हूँ। और कोरोना जैसे महामारी में जो लोगों ने सहयोग किया, और कलाकारों के लिए भी मैंने लोगों से सहयोग मांगा, और लोगों ने बाद में शुरुआत किया। तो कुछ ऐसे कलाकार थे जिनके घर राशन पहुंचाना, ये सब करना यहाँ के संस्थाओं ने भी किया, प्रशासन के लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन कलाकार की क्या स्थिति रही उस समय, इस पे शासन प्रशासन का ध्यान नहीं दिया। जो दुकान जी के पास लोगों का सहयोग रहता रहा वो करते थे, लेकिन दुकान जी किस तरह से कोरोना काल के जैसे लोगों की सेवा में इस तरह से रम गए थे कि वो अपने गम को भूल के, खाना पीना को भूल के, जब मैं घर पहुंचता था तो घर वाले गाड़ी की आवाज़ सुनते ही मान तौलिया ले आके बाहर टांग देते रहे कि बिना नहाए अंदर नहीं आना है। जो हम कभी घर के में बैठ के लोगों के साथ खाना खाते थे तो लोगों ने खाना दूर से देना शुरू कर दिया। इस तरह से लोगों में, वो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, वो कोई हमारे साथ नहीं, लेकिन जो सामने भी था। इसीलिए लोगों के घर के दरवाजे ही खड़ के उनको दवाई या लोगों से टीकाकरण के लिए मैं घूम घूम के माइक के द्वारा, नगर निगम के गाड़ी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के गाड़ी के द्वारा, मेला प्राधिकरण के द्वारा लोगों को जागरूक करता रहा कि इस बीमारी से जो बचना है तो मास्क अवश्य लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए। और मैं शहर में सुभाष चौक सब जगह घूम घूम के लोगों को मास्क वितरण करता था। लोग हमको मास्क भी बना के देते थे कि आप वितरित करिए। यही सब मैं करके अभी तक दुकान जी की तरह दुकान धीरे धीरे चल रही है। अब जब तक चल रही है तब तक देखा जाएगा। सर, कलाकारों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कलाकारों ने ही समस्या का सामना किया है इस कोरोना काल में, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सहायता थी, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं थी, लेकिन एक कलाकार के लिए कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं आई। तो अगर सरकार की जिम्मेदारी की बात की जाए कलाकारों के प्रति, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस तरफ यही कहना चाहेंगे कि हमने अपने जीवन में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। मैं कलाकारों को भी आगे बढ़ने के लिए बहुत से मंच पे बहुत से संदेश देता था जी। आज कलाकारों की स्थिति कोरोना में जो खराब भई, कुछ लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोग नहीं कर पाए। कुछ कलाकार हमारे जो प्रोग्राम न देने के कारण अपने सब कला के सामानों को भी बेचा कि किसी तरह पेट चले। शासन प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं गया था। यहाँ के कुछ हमारे जो सही तौर पे हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं या कुछ बीजेपी के कुछ लोगों ने, उनसे कहने पे उन लोगों ने उस कलाकारों तक कुछ राशन पानी भी पहुंचाया, लेकिन जो चीज़ तरह से कलाकारों को होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पाया था। इसलिए और फिर जब कलाकार को आगे बढ़ाने की बात आती है और उनको और बढ़ने की, आगे चाहे फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हो, तो वो कलाकार कहते हैं जब इतना अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दुकान जी की ये स्थिति है, इतना नाम होते भय, तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। इसी कारण बहुत सी कलाकार विदेश की ओर रुख करना शुरू कर दिए हैं। अगर वही हिंदुस्तान में उस तरह की, क्योंकि यहाँ भी कलाकारों में है कि लोगों के पास नाम है या बहुत जगह ज़्यादा लोगों का सोर्स है, उसको ही उस जगह का मुकाम मिलता है। और हमने तो हमें जो इतनी ऊंचाई प्राप्त किया है, इसका पूरा श्रेय हमारे कुछ मोहल्ले के, शहर के और नंबर 1 पे मीडिया ने हमको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। और आज आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी मीडिया ने हमारे अपने चैनल के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाती है। देखते हैं कब तक होता है। सर, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि अभी तक आपने इतना कुछ किया देश के लिए, प्रयागराज के लिए, और इतनी कोशिशें करी आपने, सरकार जितना पैसा खर्च करती है उससे कहीं ज़्यादा काम आपने फ्री में किया है सरकार के लिए। तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जैसे कलाकार को, और वो भी ऐसा कलाकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त हो, ख्यातिलब्ध कलाकार हो, उसकी ऐसी स्थिति होती है, ऐसी दशा होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता उस विषय में। लेकिन बार बार एक ही चीज़ है, आग्रह है सरकार से, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि वो इस आवाज़ को सुने और कुछ ना कुछ जो भी संभव हो सकता है करने की कोशिश करें। लेकिन सरकार से अगर आपकी बात करी जाए तो आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? अब सरकार से हम आग्रह बस यही करना चाहेंगे कि अगर कलाकार की वाकई में आर्थिक स्थिति खराब है, तो सरकार को
या उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि इस समय हमारी स्थिति ये है कि मैं घर से बेघर हूँ जी। भले किसी के घर में या भाई के घर में किसी तरह जाके रह पा कर सो जाता हूँ या वो हमको खाना दे देते हैं जी जी। लेकिन जो स्थिति होना चाहिए जो पहले मकान में थी और वो ना होने की वजह से थोड़ा परेशानी तो होती है। और फिर कलाकार तो जानते हैं कि कलाकार होता है वो दूसरे के गमों को दूर करता है, जी, वो जी। अपने गम को अपने सीने में रखता है। जी जी। और सरकार इस पे अगर थोड़ा ध्यान देगी तो और कलाकारों का नाम बढ़ेगा जी जी। और उसके साथ साथ पूरे देश का नाम बढ़ेगा जी। और प्रदेश का नाम बढ़ेगा। और जी। प्रयागराज तीर्थों का राजा है, और जब राजा है राजा के घर में कहीं कोई खाली नहीं रहता, जी, जी। किसी न कहीं इसी तरह उसकी दाल रोटी चलती है। जी जी। उसी तरह गंगा मैया की कृपा से ये है। और हमने संकल्प लिया है कि सब काम तो जैसे चल रहा है जी। लेकिन माँ गंगा प्रदूषण से बची रहे जी। और हमारा शहर प्रयागराज स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जी। एक स्मार्ट सिटी के रूप में एक अलग मुकाम बनाए, जिसके लिए शासन प्रशासन लगी हुई है। जी। लेकिन यहाँ के सम्मानित नागरिकों से निवेदन है कि वो इस पर विशेष ध्यान देते हुए शासन प्रशासन के निर्देशन का पालन भी अगर करते रहें तो हमारा प्रयागराज नंबर 1 तीर्थों का राजा प्रयागराज होगा। जी। तो दोस्तों हमारे साथ आज आपके सामने थे मशहूर मुख्य नर्तक और इन्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे पास मोबाइल है जी। और आप विश्वास नहीं करेगा, जैसे मुझको स्कूटर बहुत लोगों ने दिया उसी तरह मुझको कोई ना कोई मोबाइल दिया। जी। अगर कोई मोबाइल ख़राब हो गया तो कोई दूसरा दे दिया। जी जी। लेकिन हमारा जो मोबाइल नंबर है, किसी भी चाहे वो नेता हो चाहे वो कलाकार हो, किसी का मोबाइल नंबर टीवी में, पेपर में, अखबार में नहीं आता। जी जी। लेकिन मेरा जब इंटरव्यू होता है तो मोबाइल नंबर का नंबर भी आता है। जी जी। वो ऐसा है कि हमारा मोबाइल नंबर भी हंसाने वाला है। मेरा मोबाइल नंबर है 99 19 14 4 420। जी। इसका भी मतलब है 99 का चक्कर है, जी। बड़ों के आगे 19 बने रहते हैं। जी। 144 धारा है, 420 में घिरे रहते हैं। यही है दुकान जी का मोबाइल नंबर। बहुत बढ़िया सर, आपने जो ये एक काम चुना है लोगों को हंसाने का और लोगों की परेशानियों को दूर करने का, आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों को हंसा रहे हैं, जैसे आप लोगों की परेशानियाँ दूर कर रहे हैं, तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो तरह तरह से योजनाएं लाते हैं लोगों की परेशानियाँ दूर करने के लिए, आपके लिए भी कोई योजना लाएंगे और आपकी परेशानी को दूर करेंगे और साथ में आप जैसे जो कलाकार हैं उनकी परेशानियाँ भी दूर होंगी। तो हमारे साथ ये थे दुकान जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य नर्तक हैं। और मैं ये कहूँ कि ये दुनिया के एक ऐसे अकेले मुख्य नर्तक हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ही मुख्य नर्तक दुकान जी से हम फिर से कभी रूबरू होंगे और ऐसे ही नए नए कलाकारों के साथ हम फिर से आपके सामने रूबरू होते रहेंगे, ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।